हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है हाउस होल्ड सर्किट्स, उसके पार्ट बी की थ्योरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है उसका नाम है फ्यूज। बट फ्यूज को समझने से पहले हम कुछ बेसिक जो इंफॉर्मेशन है पहले हम उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है, आपको पता है कि आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिक पावर आती है वो आपकी जो सिटी में सब स्टेशन है वो वहां से सप्लाई होती है। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होती है वो बेसिकली 3 तरीकों से आती है। या तो ये जो ओवरहेड वायर्स है, मतलब इसके थ्रू आएगी, या ये जो केबल है ना, इस केबल के थ्रू आएगी, या जो अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं उसके थ्रू हमारे घर में सप्लाई होती है। अगर हम एक केबल के बारे में बात करें तो बेटा उस केबल के अंदर 3 तरह की वायर्स होती हैं। सबसे पहला होता है बेटा आपका लाइव वायर, इसको फेज वायर भी कहा जाता है। और जो ये तीनों वायर्स हम स्टडी करने वाले हैं ना, एक्चुअली में जिस पर्टिकुलर वायर के अंदर या जिसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक पावर आपके घर में सप्लाई होती है वो सिर्फ एक ही होती है, वो है आपका लाइव वायर। उसके अलावा हमारे पास होता है न्यूट्रल वायर और फिर हमारे पास होता है अर्थ वायर। अब किसी के मन में आ रहा होगा सर कि अगर सिर्फ एक ही वायर के थ्रू करंट हमारे घर में आती है तो हमें न्यूट्रल वायर या अर्थ वायर की हमें क्या जरूरत है। देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि हमारा जो सर्किट है वो तब कंप्लीट होता है जब हमारे पास एक वायर से करंट एंटर हो रहा हो और दूसरे वायर से करंट आपका एग्जिट हो रहा हो। तो एक्चुअली में क्या है कि आपका जो सब स्टेशन है वहां से जो करंट है हमारे घर के अंदर वो लाइव वायर के थ्रू आता है। हमारे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करते हैं, और जो बाकी बची हुई इलेक्ट्रिक पावर है जो सब स्टेशन की तरफ जाती है वो न्यूट्रल वायर की हेल्प से जाती है। ठीक है, तो एक तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और दूसरा जो बाकी बचा हुआ इलेक्ट्रिकल पावर है उसको वापस सब स्टेशन पे पहुंचाने के लिए हमें न्यूट्रल वायर की जरूरत होती है। फिर बाद में मन में आता है सर हमें ये जो अर्थ वायर है इसकी क्या जरूरत है। देखिए, क्या है कि हमारे कई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं वो मेटल के बने होते हैं, और ये भी हो सकता है कि हमारी जो दो वायर्स हैं जैसे लाइव और न्यूट्रल वायर की अगर मैं बात करता हूं, हो सकता है किसी वजह से वो आपस में टच हो जाए और शॉर्ट सर्किट हो जाए। ये भी हो सकता है कि आपकी जो लाइव वायर है वो मेरे किसी अप्लायंस के मेटेलिक पार्ट से टच हो जाए, और अगर आप उस मेटेलिक पार्ट को टच करोगे तो आपको शॉक लग जाएगा। उस सब चीज से प्रिवेंट करने के लिए हमें अर्थ वायर की जरूरत होती है। सो ये बात आप समझ लीजिए कि इन टोटल हमारे पास 3 तरह की वायर्स है। एक है आपका लाइव वायर, दूसरा आपका है न्यूट्रल वायर, और तीसरा है आपका अर्थ वायर। क्लियर? अब आगे देखिए, ये तीसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका न्यूट्रल और अर्थ वायर है ना, लोकल सबस्टेशन में उनको इकट्ठे जोड़ा जाता है ताकि उन दोनों का पोटेंशियल सेम रहे। उन दोनों का जो पोटेंशियल है वो हमेशा 0 वोल्ट होता है। एक बात आपको मैं अच्छी तरह से बता दूं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही करंट आपका फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जो घर में सप्लाई हमारी आ रही होती है वो है 220 वोल्ट का। थोड़ा समझने की कोशिश करना, यह है लाइव वायर, और दूसरी वायर है 0 पोटेंशियल पे, 0 वोल्ट पे। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 220 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेंटेन रहेगा तभी तो करंट आपका फ्लो करेगा ना, फ्रॉम लाइव टू न्यूट्रल एंड देन टू बैक टू द सबस्टेशन। सो इसलिए हमें चाहिए होता है बेटा 0 वोल्ट, और जो अर्थ है वो भी हमारा क्या होता है? 0 वोल्ट में ही होता है, ताकि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है जिससे मुझे शॉक लग सकता है वो डायरेक्टली अर्थ में सप्लाई हो जाए। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि हमारे पास जो न्यूट्रल वायर है, हमारे पास जो अर्थ वायर है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होता है और वो 0 वोल्ट होता है। देखिए, बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि लाइव वायर को हम फेज वायर भी कहते हैं। जो बेसिकली जो करंट है सोर्स से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है वो बोर्ड जो हमारे घर के बाहर लगा हुआ है, जिसके थ्रू फिर वो अलग अलग कमरों में हमारे जो करंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। while the neutral wire is for the return of current to the source, वापस सोर्स को
जो एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है, जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर है, उसको वापस भेजने के लिए हमें न्यूट्रल वायर की जरूरत होती है। अब अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन समझ में अगर आ गई है तो अब हम शुरुआत कर सकते हैं आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फ्यूज। तो फ्यूज क्या है? देखिए, फ्यूज क्या है, इसके पर्पस को समझने के लिए कि एग्जैक्टली होता क्या है, पहले ना आप इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि हमें जरूरत क्या है इस चीज की। देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बल्ब है, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गया, बल्ब हो गया। मार्केट से आप एक बल्ब लेके आते हो। देखो, अगर आप कोई बल्ब मार्केट से लेके आओगे ना, उसमें लिखा होता है कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगा। मान लेते हैं कि ये 100 वॉट का बल्ब है, तो उसमें लिखा होगा 100 वॉट। तो 100 वॉट का मतलब होगा कि ये 100 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकंड कंज्यूम करने वाला है। ठीक हो गया। साथ में लिखा होता है इसके पोटेंशियल डिफरेंस, भाई कितने पे ये प्रॉपरली चलेगा। मतलब ये कि नॉर्मली तो देखो 220 वोल्ट लिखा होता है, बट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे 200 वोल्ट लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रॉपर वर्क करेगा तो तभी करेगा जब आप 200 वोल्ट की सप्लाई करोगे। जब आप 200 वोल्ट की इसको सप्लाई दोगे, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे, तब ये 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम करेगा एवरी सेकेंड। इस तरीके से काम करेगा। अब इन दोनों की हेल्प से, ये वो चीजें हैं जो बल्ब पे लिखी होती हैं, अब इन दो चीजों की हेल्प से मैं ये पता कर सकता हूं ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना करंट बेयर कर सकता है। अगर आपको याद हो, P इज इक्वल टू वी इंटू आई हमने स्टडी किया था, तो I क्या हो जाएगा बेटा, आपका P बाई वी हो जाएगा। P यहां पे है आपका 100, V आपका यहां पे 200। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। अब इस 0.5 एम्पियर का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब कोई करंट की वैल्यू 0.6 एम्पियर हो जाती है, सपोज इस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी, तो ये फिलामेंट इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि ये मेल्ट हो जाएगा, मतलब ये बल्ब आपका फ्यूज हो जाएगा। तो इसकी जो मैक्सिमम करंट की लिमिट है वो 0.5 एम्पियर है। अब देखो, जो सप्लाई आती है वो आपके पीछे सब स्टेशन से आती है, ठीक है। कभी करंट की वैल्यू ज्यादा भी हो जाती है, कभी करंट की वैल्यू कम भी हो जाती है। कम हो गया तो कम से कम मेरा अप्लायंस तो बचेगा, बट अगर ज्यादा हो गया तो मेरे अप्लायंस को जो है वो खराब कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हमने एक तरीका निकाला, और वो तरीका था कि इसके रास्ते में फ्यूज डाल दो। अब फ्यूज क्या है अब आपको समझ में भी आएगा। देखिए, हम क्या करते हैं कि इसके रास्ते में एक फ्यूज डाल देते हैं, ठीक है। क्या डाल देते हैं? फ्यूज। और इसकी जो रेटिंग है ना, मान लेते हैं कि 0.55 एम्पियर की रेटिंग है। ये इसकी रेटिंग है। रेटिंग मतलब होता है कि ये इतना ही अमाउंट ऑफ करंट को मैक्सिमम पास होने देगा, इससे ज्यादा पास होने नहीं देगा। तो होगा बस इतना ही कि जब अगर मान लो करंट अगर आपका 0.6 एम्पियर मान लो एंटर करने वाला होगा, तो ये जो आपकी फ्यूज वायर है ना, ये आपकी मेल्ट हो जाएगी। मेल्ट होने से क्या होगा कि सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक होने का मतलब है कि जो करंट है ना, वो आपके इस अप्लायंस की तरफ, जो कि इस केस में बल्ब है, वो पास ही नहीं कर पाएगा। अगर ये करंट उस बल्ब से पास नहीं करेगा तो ये टंगस्टन आपका फ्यूज नहीं होगा, मतलब बेसिकली जो आपका टंगस्टन है वो मेल्ट नहीं होगा और बल्ब आपका फ्यूज नहीं होगा। तो आप समझ गए कि ये एक तरह से सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करता है और लिमिट कर देता है कि भाई तो इतने अमाउंट ऑफ करंट इसमें से जा सकता है, और मतलब कितना आप चाहते हो उस हिसाब से आप थिकनेस ऑफ वायर आप इसमें यूज कर सकते हो। वो मैं आगे जाके आपको धीरे धीरे समझाता जाऊंगा। अभी के लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्यूज वायर एज ए सेफ्टी डिवाइस काम करता है, और ये लिमिट करता है आपके करंट को किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। चलिए, अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता? डेफिनेशन हमारा बोलता है कि एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस which is used to limit the current in an electrical circuit. The use of fuse safeguards the circuit and appliances connected in that circuit for from being damaged. आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा फ्यूज का सॉकेट है। इस सॉकेट में ये जो वायर आप देख रहे हो ना, ये वाली जो वायर आप देख रहे हो, ये आपकी एक्चुअली में फ्यूज वायर है। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करता है तो वो इस तरह से यहाँ पे ऐसे मेल्ट हो जाता है। मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब अब करंट आपका फ्लो नहीं करेगा, अप्लायंस आपका बच गया। यही काम मेरा इस फ्यूज का होता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब फिर हमारे पास आता है कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, दैट इज जूल हीटिंग इफेक्ट।
जूल हीटिंग इफेक्ट। याद है हमने इसके बारे में पढ़ा था, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, अगर आपने पढ़ा हो तो जब हमारा कुछ अमाउंट ऑफ करंट किसी भी सर्किट के थ्रू फ्लो करता है तो उसमें जो हीट है वो आपकी प्रोड्यूस होती है। क्यों प्रोड्यूस होती है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। एक कोलिजन होती है, कोलिजन होने से इलेक्ट्रॉन्स की आयंस के साथ, मतलब सॉरी, जैसे कॉपर के आयंस है उसके साथ कोलिजन होती है, जो एनर्जी है डिसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो बाहर निकल जाएगी। तो इसके बारे में मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था। तो अभी हम सीधा इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। सो बेसिकली बात है जूल हीटिंग इफेक्ट पे ये डिपेंड करता है। अगर करंट फ्लो करेगा किसी वायर में ज्यादा देर के लिए, अगर उसमें रेजिस्टेंस होगा तो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट की वजह से आपकी जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है। अब वायर का जो चेंज इन टेम्परेचर है, वायर का क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। एक तो डिपेंड करता है करंट पे, वो आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और दूसरा ये डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब के। ये जो आर आप यहां देख लो इसको कहते हैं रेडियस, या एरिया, एरिया नहीं कहूंगा, रेडियस ही कहूंगा, रेडियस ऑफ द वायर। तो ये बेसिकली दो बातों पे डिपेंड करती है। अगर आप बोलेंगे सर लेंथ पे डिपेंड करती है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। आप बोलेंगे सर आर तो होता है रो एल बाय, एक्चुअली में जब हमने इस फॉर्मूला को डिराइव किया तब उसमें जो लेंथ का फैक्टर है वो कट हो जाता है। अब वो डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बता नहीं रहा, तो 100% डेफिनेटली आपको मैं पूरा बताता ये कैसे आया आपका। तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे कि हमारा जो चेंज इन टेम्परेचर है, वायर है इनिशियली मान लो 27 डिग्री सेल्सियस पे है, आपने उसको यूज किया, अब उसका टेम्परेचर मान लो हो गया है 30 डिग्री सेल्सियस, चेंज कितना आ गया आपका 3 डिग्री सेल्सियस का आ गया। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, वो करंट के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसलिए ये पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कहता कि द राइज इन टेम्परेचर, वो डेल्टा टी की बात हो रही है, ठीक है, ऑफ अ फ्यूज वायर, वो डिपेंड करता है करंट रेटिंग पे, और दूसरा रेडियस पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट मैंने अभी बताया आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस वो भी मैंने आपको बता दिया, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ये कभी भी लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम कहते हैं बेटा कि हायर द करंट रेटिंग थिकर इज द फ्यूज वायर। अब आप समझने की कोशिश करो प्लीज, अगर वायर की थिकनेस ज्यादा होगी तो मतलब क्या हुआ, आप बताओ मतलब क्या हुआ। मतलब ये हुआ कि अगर थिकनेस ज्यादा होगी तो मतलब रेडियस ज्यादा होगा, रेडियस ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर पाएगा ना इसमें। इसलिए थिकर इज द फ्यूज वायर, किसके लिए, अगर मेरी करंट रेटिंग क्या हो, हायर हो। आई होप आपको ये वाली बातें तो समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हमने ये तो समझ लिया कि फ्यूज क्या होता है, ये समझ लिया कि किस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अब ये देखते हैं वो किस मटेरियल का बना होता है और क्यों उस मटेरियल का हम बनाते हैं। सबसे पहली बात, जहां तक फ्यूज के बारे में हम जानते हैं तो हम कहते हैं कि ये शॉर्ट और थिन पीस ऑफ वायर है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। देखो यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हर एक पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो वेरी होती जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि वेरिएबल रेजिस्टेंस हो लेंथ वाइज। तो इसलिए एक जैसे रेजिस्टेंस रहने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिफॉर्म होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हाई रेजिस्टेंस तो होना चाहिए। क्यों, अगर हाई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो वो हीटअप नहीं होगा, इसलिए हाई रेजिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात कभी मत भूलना, लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए कि जैसे हीटअप हुआ साथ के साथ मेल्ट हो गया। ये नहीं कि तुम मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो मेल्ट ही नहीं हो रहा, सर्किट ब्रेक ही नहीं हो रहा और करंट लगातार अप्लायंस तक जा ही जा रहा है, फिर फायदा क्या हुआ ऐसे फ्यूज वायर का, ठीक है ना। इसलिए हम चाहते हैं एक तो उसकी हाई रेजिस्टेंस हो, एक हो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट। इन दोनों बातों पे जो खरा उतरता है वो है आपका एलॉय ऑफ लेड एंड टिन। पहली बात, इसकी हाई रेजिस्टेंस है, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस पे आते ही आपकी वायर जो है वो मेल्ट हो जाती है। अब हम मन में देखो ये बात तो 100% आती है कि सर हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते इंस्टेड ऑफ दिस वन। तो देखिए सिंपल सी बात, सबसे पहली बात जो मैंने कही थी, पहली बात तो ये कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। अगर आपने यहां देखा कि ये 250 डिग्री सेल्सियस तक ही था, तो यहां पर कितना है 1080 डिग्री सेल्सियस तक है।
तो इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि करंट अभी तक पास कर ही रहा है, कर ही रहा है, कर ही रहा है, सेफ लिमिट को भी क्रॉस कर गया है। अभी तक मेरा जो वायर है वो मेल्ट ही नहीं हुआ है। अगर वायर मेल्ट ही नहीं होगा तो सर्किट ब्रेक नहीं होगा और मेरा पर्पस जो है वो डिफीट हो गया। ठीक है ना, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया यहां पे। दूसरी बात कहता द यूज ऑफ द ऑर्डिनरी कॉपर और एल्यूमिनियम वायर एज ए फ्यूज मस्ट बी अवॉइडेड एज इट इज वेरी थिक सो इट विल नॉट मेल्ट इवन इफ द करंट एक्सीड इज सेफ लिमिट। आपको एक बात तो अच्छी तरह पता है ना कि थिक वायर के रेजिस्टेंस कम तो ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो करेगा, तो ये सेफ करंट लिमिट को क्रॉस करेगा ही करेगा। इसलिए इसीलिए हम ना वायर के अंदर अगर करंट को कंडक्ट करवाना है तब हम कॉपर एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर एज ए फ्यूज वायर मुझे चाहिए तो लो मेल्टिंग पॉइंट होनी चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है ना, और आपको पता है कॉपर की और एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस कम ही होती है, ज्यादा होती भी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल कि मैं अपने फ्यूज को कनेक्ट कहां करूंगा, लाइव वायर में कनेक्ट करूंगा कि न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करूंगा। आंसर है ऑलवेज लाइव वायर, हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? अच्छा मेरी बात समझने की कोशिश करना, आपको 100% समझ में आएगा ये हो क्या रहा है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं अपने फ्यूज को लाइव वायर में लगाता हूं, करंट जो है ना हमेशा सिंगल लाइव वायर से ही जाता है, हमेशा याद रखना। और कोई वायर से नहीं जाएगा, लाइव वायर से जाएगा, अप्लायंस से होकर फिर न्यूट्रल वायर से होकर वापस मेन में चला जाता है। ये इसका होता तरीका। अगर आप इसके रास्ते में ये लगा दोगे, फ्यूज वायर लगा दोगे, और अगर इसने करंट के लिमिट को एक्सीड कर दिया तो ये तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, अप्लायंस आपका बच गया। लेकिन अगर आप अपनी फ्यूज को न्यूट्रल वायर में लगाते हो, करंट की लिमिट आपकी एक्सीड कर गई, मान लो जो फ्यूज है वो आपका ब्रेक हो गया, मेल्ट होके कट भी गया, लेकिन लाइव वायर तो अभी भी अप्लायंस से कनेक्टेड है कि नहीं है? अभी भी करंट मेरे अप्लायंस तक पहुंच रहा है कि नहीं रहा? पहुंच रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब भी अगर आपके अप्लायंस को आप टच करोगे तो आपको शॉक लगने का डर है। तो लाइव वायर में अगर फ्यूज लगाते हो और वो सर्किट ब्रेक होता है तो करंट आपके अप्लायंस तक नहीं पहुंचता, लेकिन अगर न्यूट्रल वायर में जाकर अगर वो मेल्ट हो भी जाए फिर भी लाइव वायर आपके अप्लायंस के साथ कनेक्टेड होती है। और इसी वजह से आपका ये जो आपका फ्यूज है वो हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है, न्यूट्रल वायर में नहीं लगाया जाता। देखो शॉक लगने का डर है ना आपके सेकंड केस में, इस वजह से। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज। आपके घर में ना अगर आप देखोगे पखे जैसे फैन, लाइट, इन सब के लिए ना लो करंट रेटिंग का ही हमें मतलब जो फ्यूज है हमें यूज करना होता है, लगभग 5 एम्पियर का। अगर आप स्विचेस में देखेंगे ना तो उनके नाम होते हैं, 5 एम्पियर का स्विच दे दो या 15 एम्पियर का स्विच दे दो, तो उसका मतलब यही होता है कि वो मैक्सिमम कितना करंट बेयर कर सकता है। तो लाइट हो गया, फैन हो गए, जो सर्किट्स होते हैं इनके लिए ज्यादा मतलब करंट की मतलब हमें कैपेसिटी की जरूरत नहीं होती, तो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक काम कर जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एयर कंडीशंस की, गीजर की, वॉशिंग मशीन की, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो उसके लिए आपको लगभग 15 एम्पियर करंट रेटिंग का एज अ फ्यूज यूज करना होता है। क्लियर हो गया। और हम कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई किस में कैसा यूज करना है, क्या नहीं यूज करना? फॉर्मूला बताया तो आपको, फॉर्मूला आपके सामने है। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज पता करने का तरीका, पावर कितनी है अप्लायंस की वो पता कर लो, कितनी वोल्टेज की सप्लाई दे रहे हो उसको उससे डिवाइड कर दो। अरे सिंपली आपको मैंने बताया था P इज इक्वल टू वी इंटू आई वाला फॉर्मूला, I इज इक्वल टू P बाई वी, बस यही तो है। पावर डाल दो, वोल्टेज डाल दो, करंट निकल आएगा, उससे डिसाइड हो जाएगा भाई आपको कौन से पर्टिकुलर मतलब फ्यूज की जरूरत है, कौन से करंट रेटिंग वाले फ्यूज की जरूरत है। अच्छा मैं आपको ना अब एक एनालिसिस दिखा रहा हूं। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब है, पावर दी हुई है, 220 वोल्ट की सप्लाई है, उसके हिसाब से मैक्सिमम करंट आपका 0.27 का है, 5 एम्पियर, ये सब आपको दिया हुआ। हम इन सब के लिए लगभग 5 एम्पियर वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, फ्यूज वायर को इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप ना थोड़ा ध्यान से अब यहाँ पे फोकस करो तो मैं आपको कई चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, देखो रूम हीटर के लिए 4.5 है, 5 एम्पियर, फेयर इनफ। इलेक्ट्रिक आयरन के लिए 4.5, 5 एम्पियर, ठीक है। गीजर के लिए 7 है तो 8 एम्पियर, ये भी बात सही लग रही है। केटल के लिए 8.3 बट 10 एम्पियर, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक ओवन की बात करूं 13.6, तो मतलब हम ज्यादा से ज्यादा आप 14 एम्पियर यूज कर लो बट 15 एम्पियर, ऐसा डिफरेंस क्यों? हैवी अप्लायंसेस के लिए ऐसा डिफरेंस क्यों?
तो उसका जवाब आपको यहां मिलता है। यहां पे जो आप देख रहे हो ये है आपका वाटर पंप, मोटर है वाटर पंप की, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं इस पे देता हूं 220 वोल्ट की सप्लाई और इस पे लिखा हुआ था कि यार इसकी जो पावर रेटिंग है वो 1.5 किलो वोल्ट की है, वॉट की है। अब अगर मैं इसको डिवाइड करके करंट फाइंड करता हूं तो इसका आंसर 6.811 ऐसे 1818 ऐसे आता रहता है। तो लगभग 6.8 एम्पियर हम ले लेते हैं। अगर कोई मुझे कहे कि सर इसके लिए फ्यूज कौन सा बेस्ट रहेगा, मैं बोलूंगा 7 एम्पियर ले लो या मैक्सिमम 8 एम्पियर ले लो। लेकिन आपको पता है इसके अंदर जो फ्यूज यूज किया जाता है वो एक्चुअली में 10.5 एम्पियर का यूज किया जाता है। अब आप बोलेंगे सर इतना ज्यादा डिफरेंस किस बात के लिए? रीजन मैं बताता हूं। एक्चुअली में क्या होता है कि इनिशियली मोटर को एक बार स्टार्ट करने के लिए ना ज्यादा करंट की जरूरत होती है। मतलब अगर मुझे इस मोटर को स्टार्ट करना है ना रनिंग में, बिल्कुल एकदम से स्टार्ट करना, आप खुद सोच के देखो। मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके घर में कोई संदूक या कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक बार हल्का सा धक्का देते हो, वो मूव नहीं करता, थोड़ा और जोर लगाओगे वो मूव करता है। मतलब अभी भी मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपने ज्यादा जोर लगाया तो वो मूव करना शुरू हो गया। लेकिन अगर वो एक बार मूव होना शुरू हो गया उसके बाद आप आसानी से मूव कर पाते हो, बिकॉज यू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। पहले आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, बाद में आपका किनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो किनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम ही रहा है। अब ये क्या है बाद में बात करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ जो समझाना चाहता हूं वो ये है कि किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए एक बार हमें ज्यादा पावर, ज्यादा एनर्जी मुझे देनी पड़ती है। लेकिन जब एक बार वो चीज चल पड़ती है तो कम एनर्जी देकर भी मैं उसको कंटिन्यू रख सकता हूं। उस तरह मोटर का है। मोटर के लिए अगर मैं फाइंड करूं तो 6.8 एम्पियर ही आता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब उसको एक बार मुझे स्टार्ट करना है ना, जस्ट उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, और वो होती है लगभग 10.4 एम्पियर की। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपका होगा 10.5 एम्पियर। क्यों? क्योंकि अगर आप बोलेंगे सर 7 एम्पियर लगाऊंगा, लेकिन जब स्टार्टिंग में मुझे करंट चाहिए ही 10.4 एम्पियर का है, तो वो मतलब कि आप ऑन करेंगे, ऑन करते सारी ये रुक जाएगा, क्योंकि आपका हर बार जो करंट है वो एक्सीड कर देगा 7 एम्पियर को, ठीक है ना। इसलिए मुझे चाहिए 10.5 एम्पियर। अगर हाँ इससे ज्यादा अगर करंट इसमें से पास करेगा तो ये आपका मोटर जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए कि एक बार वो चल पड़ा तब तो 6.8 एम्पियर का करंट ही फ्लो करता रहेगा, लेकिन इनिशियली 10.5 एम्पियर का करंट इसको चाहिए होता है। आई होप आपको ये बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों कभी कभार किसी हैवी अप्लायंसेस के लिए हमें ज्यादा करंट रेटिंग वाले फ्यूज वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो फाइनली इसके साथ देखिए, वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये नॉर्मल फ्यूज है, सबसे स्टार्टिंग में इसका इस्तेमाल होता था। उसके बाद हम कार्ट्रिज फ्यूज का इस्तेमाल करने शुरू कर दिया। कार्ट्रिज जो फ्यूज होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। आजकल वो फिक्स्ड उनके होती है, दैट इज फ्यूज रेटिंग, और हम उसको आराम से जहां पे जिस अप्लायंस में यूज करना है वहां पे यूज कर लेते हैं। लेकिन अब आजकल हम अपने घर के अंदर अप्लायंसेस को बचाने के लिए MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना इस बात को। इसका काम क्या है? जब भी, एक बात ध्यान सुनना बेटा, जब भी कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो या कभी हैवी करंट फ्लो करेगा आपके लाइन के अंदर ना, विद इन 25 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ये जो सर्किट है ये ट्रिप हो जाएगा। मतलब ये जो स्विच है ये नीचे की तरफ गिर जाएगा, इसको ट्रिप बोलते हैं। और ऐसा होने से क्या होगा कि जो पूरे सर्किट के अंदर जो है ना, ये एक्चुअली है फ्यूज ही है, ये एक्चुअली एज ए फ्यूज की तरह काम ही कर रही है। तो ये क्या कर देगा, सर्किट ब्रेक कर देगा। सर्किट ब्रेक कर देगा तो लाइव वायर में से करंट आपके अप्लायंस की तरफ पहुंचेगा ही नहीं। फिर कुछ नहीं, जहां पे फॉल्ट है हम उसको रिपेयर कर देंगे, रिपेयर करने के बाद इस स्विच को फिर से ऊपर कर देंगे। अब देखो, अब आप सोचेंगे सर इसका फायदा क्या? अरे बहुत बड़ा फायदा है। सबसे पहली बात, हमें बार देखो नॉर्मली क्या होता है कि देखो अगर मैं नॉर्मल स्टार्टिंग वाले जो फ्यूज की बात अगर करूं तो उसमें वायर अगर मेल्ट हो जाए तो बार बार निकाल के प्लग उसका वायर चेंज करते जाओ, ये है। दूसरे में क्या होता है कि कार्ट्रिज वायर तो चेंज करनी पड़ती है, पर कार्ट्रिज तो चेंज करनी पड़ती है ना बार बार। इसमें क्या है, फॉल्ट चेंज किया नहीं। इसमें क्या है कि एक बार फॉल्ट को ठीक किया नहीं, उसके बाद फिर से उसको स्विच को ऊपर कर दो और दोबारा काम करना शुरू कर दो। बार बार अगर आप देखेंगे तो हमारे को इनकन्वीनियंस तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देख रहे हो इनकन्वीनियंस तो बिल्कुल भी नहीं है कनेक्टिंग वायर और फ्यूज वायर को बार बार चेंज करने के लिए, ठीक है। दूसरा, सेफर के साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स है। जैसे ही कोई फॉल्ट होता है 25 मिलीसेकंड क्या होते हैं आप खुद सोचो।
25 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ही ये एकदम से क्या कर देता है, ये ट्रिप करके अपना जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देता है। इसलिए आज की डेट में हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये जो फ्यूज है इसका इस्तेमाल, इसके मटेरियल के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया फ्यूज के बारे में, उसके प्रिंसिपल के बारे में, उसके मटेरियल के बारे में, खास तौर पे उसका क्या पर्पस है उसके बारे में। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।